नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शानदार तरीके से आप लोग करोगे। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, यहाँ पर सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा में यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। इस संबंध में आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मुझे लगता है कि ये विज्ञापन आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। दोस्तों, वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं 18 और 17 तारीख को 2 विज्ञापन यहाँ पर जारी हुए हैं और इसके अंतर्गत जो LT भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो कुल रिक्त पदों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके 6 पदों पर यहाँ पर क्या है, रिक्त पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। और जो ये LT भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो ये रिक्त पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ है, ये विज्ञापन आपके अधिनियम सेवा चयन आयोग के माध्यम से नहीं गया है, ना ही आपके UKPSC के माध्यम से। जो ये विज्ञापन जो जारी हुआ है, ये अशासकीय विद्यालयों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है और ये जो पद निकले हैं, ये आपके हरिद्वार जनपद के अंतर्गत ये विज्ञापन जारी किया गया है। और इन फॉर्मों को फिलअप करने के लिए आपको 3 सप्ताह का समय दिया गया है और 7 मई 2025 तक संध्या के 5 बजे तक आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जो विज्ञापन जो जारी हुआ है, ये बेसिकली हरिद्वार जनपद में अगर मैं बात करूं, जो विद्यालय है प्रबंधन कृषि जूनियर हाई स्कूल कोटबाल आलमपुर जो नासर हरिद्वार है, तो यहाँ पर ये विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर एक पद प्रधानाध्यापक का भी यहाँ पर निकला हुआ है। जो अभ्यर्थी इसके अंतर्गत जो अपनी योग्यताएं फुलफिल करते हैं, तो वो प्रधानाध्यापक के पद को भी यहाँ पर भर सकता है। प्रधानाध्यापक का एक पद आया है, ये पद आपके जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आए हैं। जहाँ पर मैं सहायक अध्यापक LT भर्ती की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पदों का क्रम मैं बता रहा हूँ। इन पदों के क्रम को आप देख लीजिए, कैसे भरते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। देखिए, प्रधानाध्यापक का एक पद है, वो जनरल कैटेगरी के लिए गया है। और साथ ही LT की अगर मैं बात करूँ, LT में इंग्लिश में एक पद आ रखा है, वो आपके SC कैटेगरी के है। और उसमें हिंदी में भी एक पद निकला है, वो जनरल कैटेगरी के गया है। SST में एक पद निकला है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए गया है। और साथ ही SST में पद निकला है, वो आपके जनरल कैटेगरी। और मैथमेटिक्स में भी यहाँ पर एक पद निकला है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए गया है। और साथ ही आपको मैं बता दूं, एक पद यहाँ पर लिपिक का भी निकला है। जो भी बच्चे जो बाबू बनना चाहते हैं, जो लिपिक के अंतर्गत जो आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक पद जारी किया गया है। ये पद आपके जनरल कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर जारी किया गया। अब मैं बता दूं, दूसरे विद्यालय है एक आपके RNI इंटर कॉलेज है, भगवानपुर हरिद्वार के अंतर्गत ये विद्यालय है। इस विद्यालय में भी यहाँ पर 2 पद निकले हुए हैं। एक पद तो आपके जो संस्कृत के अंतर्गत निकला है, संस्कृत विषय के अंतर्गत वो जो कैटेगरी की जो बात करूँ, वो OBC को गया है। और साथ ही एक क्या है, आपके व्यायाम शिक्षक के लिए निकला है। ये जो पद निकला गया है, ये आपके अगर मैं बात करूँ, ये भी जनरल कैटेगरी के लिए भी निकला है, याद रखिएगा। तो ओवरऑल मैंने जो बता दिया, आपके 6 पद टोटल इस बार निकले हैं। और प्रधानाध्यापक के पद की अगर बात करूँ, तो एक पद उसे भी जोड़ लिया जाता है, तो 7। और साथ ही एक लिपिक पद, टोटल 8 पद यहाँ पर जारी किए। आपको ये फॉर्म कहाँ से लेने हैं, किस तरीके से इन फॉर्मों को फिलअप करना है, तो आपको मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, हरिद्वार के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, वहाँ पर आपने क्या करना है, 300 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लेना है। जो पोस्टल ऑर्डर आप क्या बोलते हैं, किसान जूनियर हाई स्कूल कोटाबाग या आलमपुर नासर हरिद्वार के नाम पर आप इसे बना के वहाँ पर ले जाइएगा। और वहाँ से आपको एक फॉर्म फिलअप होगा। उसी प्रकार से RNI इंटर कॉलेज जो है भगवानपुर है, तो भगवानपुर हरिद्वार के लिए भी आपको क्या बनेगा, एक पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से लेना होगा 300 रुपये का। तो इस पोस्टल ऑर्डर को लेकर आप जब मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाएंगे, वहाँ जब सबमिट करोगे, तो वहाँ से आपको फॉर्म निर्गत होंगे। उस फॉर्म को फुल करने के बाद जो भी उसमें योग्यताएं दी जाती हैं, आपकी जो हाई स्कूल इंटर और साथ ही आपके जितने भी आपने जो योग्यताएं धारण करी हैं, उन सभी को आप इसमें क्या करेंगे, इनको फॉर्म में फिलअप करते लगा के उसमें जो गस्टेड ऑफिस से सिग्नेचर करके आपको क्या करना है, इसको मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय हरिद्वार को ये प्रेषित करना है, याद देखिएगा। और इस भर्ती प्रतिक्रिया की अगर मैं बात करूं,
जिस दिन से विज्ञापन जारी हुआ है, मान लीजिए आपका जो विज्ञापन जो जारी हुआ है ये आपके 18 मई को और 17 और 18 मई को 2 विज्ञापन जारी हुए, तो ये 3 मंथ के भीतर, अगर कहूँ 90 दिन के अंतर्गत विज्ञापन भी जारी होगा। विज्ञापन जारी होने से लेकर आपकी नियुक्ति तक ये 90 दिनों में आपकी क्या हो, नियुक्ति पूरी कंप्लीट हो जाती है। ये नहीं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम की तरह भैया पेपर दो, लंबे समय तक आप वेट करो, फिर आपके नियुक्ति के लिए भी आप धरना प्रदर्शन करो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ 3 महीनों के भीतर, जहाँ से अगर कहें जहाँ से विज्ञापन जारी हुआ तो 90 दिनों के भीतर आपको यहाँ पर क्या हो जाए, पूरे ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न होकर आपको नियुक्ति 3 महीनों के भीतर आपको नियुक्ति भी यहाँ पर दी जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। जब आप ये फॉर्म को लेकर और इसमें सारी चीज़ें लगा लुगू कर जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको 7 तारीख तक आपको क्या करना है, 5 बजे तक ये मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को ये प्रेषित कर देना है, इतना ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो प्रमाण पत्र जो भी XYZ जो भी फॉर्म जाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, तो इसलिए समय रहते हुए इन फॉर्मों को आप ले लीजिए, वहाँ पर से इसको मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दीजिए। अब प्रश्न चिन्ह आता है कि सर इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या UKPSC में तो निकलना बड़ा आसान है, मगर अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक बनना बहुत ही ज़्यादा टफ है। अब यहाँ पर क्या है, प्रदेश भर के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी योग्यताएं रखते हैं इन पदों के लिए, जो भी फॉर्म फिलअप करते हैं, तो ओवरऑल पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर क्या होता है, मेरिट बनती है। अब मेरिट बनती है, अब मेरिट जब बनती है तो मेरिट में टॉप 7 को रखा जाता है। अब टॉप 7, अब ये टॉप 5 जो भी हो गया है, तो पूरे जो जितने भी जिन बच्चों की हाईएस्ट मेरिट होगी, टॉप 5 या टॉप 7 में जो भी बच्चे आएंगे, उन्हीं बच्चों का सिर्फ सिलेक्शन होगा, उनको ही क्या किया जाएगा, आपके इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों की अच्छी खासी परसेंटेज है वही इस फॉर्म को भरिएगा। जो 45 या 50 या 60 प्लस है, तो मुझे नहीं लगता उन बच्चों को फॉर्म फिलअप भी करना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मेरिट बहुत हाई है लोगों की। तो इसमें वही बच्चा निकलता है जो मेरिट पर बहुत शानदार मेरिट उसकी रहती है, और साथ ही इंटरव्यू के भी यहाँ पर 5 नंबर मिलते हैं। तो ये तमाम सब चीज़ों को जोड़ जाड़ कर आपके मेरिट यहाँ पर बनती है। उसके पश्चात ही जो टॉप में रहता है उसी का ही यहाँ पर क्या होता है, सिलेक्शन होता है। अब बहुत से अभ्यर्थी ये कहते हैं कि शासकीय विद्यालयों में जो पैसा चलता है या जो चलता है, तो अनुमंडल विद्यालयों में चलता होगा, जो लेते होंगे, मगर कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं जहाँ पर एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। सिर्फ वहाँ पर शिक्षक की क्वालिटी देखी जाती है कि मेरिट में जो बच्चा आ रखा है वो किस तरीके से है, उसकी क्षमता कैसी है, वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें क्या दीजिए मायने रखती है। अब बहुत से बच्चे के दिमाग में ये है कि फॉर्म को इसलिए भी नहीं भरते हैं, कहते हैं यार तो यहाँ पर तो आपके जैक चलता है और यहाँ पर तो आपके पैसा इत्यादि चलता है। तो ये लेके चलिए कि जो पैसा या जैक जो चलता है वो तो बात की बात है, पहले आप टॉप 7 में अपनी पोजीशन तो बनाओ। जब आप टॉप 7 में अगर आप आ गए हैं, या ये लेके चलिए कि जिस बच्चे की बहुत शानदार मेरिट है, ठीक है, मान लीजिए आप 70 प्लस चल रहे, 75 प्लस चल रहे, 80 प्लस चल रहे हो, तो जिसमें आपका पैनल में जब आपको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो आप एक भी पैसा भी नहीं दोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर आपका मान लीजिए 7 लोगों को आमंत्रित किया है तो आपकी 85 प्लस है और लोगों के 75, 79, 78, 82 और आप 85 प्लस चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो कहीं वहाँ पर क्या होगा, आपको इंटरव्यू में नंबर तो देने ही है। तो अगर आप 85 में अगर 4 नंबर भी दिया जाता है, अगर 5 नंबर भी दिए जाते हैं, अगर मान लो 85 में 4 नंबर देते तो आप 89 के आसपास, अगर नीचे किसी को 4 नंबर भी दिए जाएंगे, 5 नंबर भी दिए, तो वो 85 में आएगा, तो आप पहले ही ऊपर पहुंच गए। तो मेरिट आपकी हाई है, तो वहाँ पर आपको कोई पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, ना आपसे मांगा जाएगा, क्योंकि आपको बीट कोई नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन अब मान लीजिए आप, बहुत से अभ्यर्थी होते हैं यार, पहले होता था, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि पहले होता था कि आप
की जो नियुक्ति होती थी उसमें कहीं न कहीं ऊपर नीचे झोल-झाल हो जाता था। अब ये चीज़ें जब से इसमें पारदर्शिता आने लगी है, जब से ये मैटर न्यायालय के अंतर्गत जाने लगे हैं, तब से इनमें ये रोक लग चुकी है। तो अनुमम इसमें अब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो अगर जो बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो थोड़ा-सा चाय-पानी इत्यादि का लग लग जाता है, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। तो ओवरऑल ये देखें, अब आपके हृदय मन में एक प्रश्न कौतूहल मचा रहा होगा कि भाई इससे बड़े तो हम क्या बोलते हैं, अधिनियम सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भर्ती निकल रही है तो उसको दे, तो आप दे दीजिए। तो ये लेके चलिए कि जो अधिनियम सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो बच्चे चयनित होकर आ रहे हैं और साथ ही जो यहाँ पर जो चयनित जो अभ्यर्थी होंगे, तो ना उनके वेतन में कोई अंतर होगा, सेम वेतन उन्हें दिया जाएगा, ना ₹1 की बढ़ोतरी होती है, ना ₹1 की कम होती है। जब सारा कुछ एक जैसा है तो आप यहाँ सिलेक्शन लो या वहाँ लो, तो दोनों तो एलटी के शिक्षक ही बनना है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है, आप यहाँ पर देखिए कि एलटी भर्ती परीक्षा होगी। अभी वर्तमान समय में आप देख पा रहे होंगे देहरादून में बहुत लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ये लेके चलिए कि जब से विज्ञापन जारी हुआ है 3 महीनों के भीतर या कहीं 90 दिनों के अंदर आपकी सारी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गया, आपकी नियुक्ति 90 दिनों के भीतर, आपको जो 90 दिन होगा उससे पहले ही पहले आपको क्या हो जाएगा, आपको नियुक्ति दे दी जाएगी और नियुक्ति आप अपने विद्यालयों में, गंतव्य जो विद्यालय है उस विद्यालय में आप अपना कार्यरत करना शुरू कर दोगे। तो ये लेके चलिए कि पैसों से संबंधित या आपका ग्रेड पे में कोई अंतर नहीं है, ना कुछ है। अब मान लीजिए जो एलटी भर्ती में कोई अभ्यर्थी भी चयनित होता है, ठीक है, तो चाहे वो अधिनियम से चयन आयोग के माध्यम से जाए या फिर अशासकीय विद्यालयों से नियुक्त होता है, तो दोनों को तो बराबर तनख्वाह मिलनी है, सारे कुछ वही है। उसका भी एमपीएस कटेगा, उसका भी वही फंड पे, उसको भी जो सरकार द्वारा जो भत्ते होते हैं वो सारे दिए होते हैं, तो इसमें कोई वो अंतर नहीं होता है। तो बेसिकली ये, अगर आप अशासकीय विद्यालयों में रहते हैं तो मज़े की नौकरी है, आपको एक ही जगह पूरे जीवन भर आपको क्या करना है, एक ही विद्यालय में आपको अपना जीवन दे देना है। आने वाले समय में इसमें ट्रांसफ़र की भी नीति बननी है और ये जो विज्ञापन जारी हुआ है ये लंबे समय से पेंडिंग जो न्यायालय के भीतर थे, इस अब ये न्यायालय ने इसको हरी झंडी दे दी, तो अब इन विद्यालयों में यहाँ पर नियुक्ति हो रही है। अब आपने सुना होगा कि अशासकीय विद्यालयों का अलग से एक आयोग बन रहा है। अब जितने भी भर्ती परीक्षाएं होंगी वो भी एलटी की ही तरीके से होंगे, एलटी की तरह आपको पेपर देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा और अधिनियम से चयन आयोग के ही माध्यम से आपकी नियुक्ति होगी। तो ये लेके चलिए, अभी ये 2 विद्यालयों में जो वैकेंसी निकली है, तो जो बच्चे इच्छुक होंगे इन पदों को जल्दी से जल्दी भरने का प्रयत्न करें और साथ ही आप अपने जीवन में प्रगति पथ को अग्रसर हों, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। और साथ ही इन पदों को भूलना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।